हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। हम क्लास 9 फिज़िक्स के तीसरे चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने दो लेक्चर हमने इस पे कवर कर दिया था। सबसे पहला था डायनेमिक्स और उसके बाद फोर्स मोमेंटम और उसके बाद मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम आज न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। न्यूटन ने 3 लॉ पेश किए थे मोशन से रिलेटेड। तो उसमें से हम आज फर्स्ट सेकंड को हम आज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम न्यूटन थर्ड लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसका सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे और एक्सप्लेनेशन, ताकि पेपर में अगर, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ का? बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ अ मोशन को कंटिन्यू करेगा जब तक अगर कोई फोर्स न लगे। मतलब अगर कोई मोशन में है तो वो हमेशा क्या चाहेगा? मोशन में रहना चाहेगा। अगर कोई रेस्ट बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा क्या चाहेगा? वो हमेशा रेस्ट में ही रहे जब तक अगर कोई फोर्स न लगे। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो उस ये क्या बता रहे हैं? हमें बेसिकली इनर्शिया को बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंट टू चेंज द रेस्ट। मतलब इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो क्या करता है? अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देता, मतलब चेंज होने से रेजिस्ट करता है। फर्ज करें अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा चाहेगी रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा चाहेगी वो हमेशा किस में रहे? मोशन में रहना। तो मतलब हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? अपने स्टेट को रेजिस्ट, मतलब चेंज होने नहीं देती, रेजिस्ट करती है। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे। हम फिर कुछ एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। व्हेन अ बस स्टार्ट मूविंग द पैसेंजर फील बैकवर्ड जर्क बिकॉज देयर लोअर पार्ट ऑफ अ बॉडी मूव्स अलोंग द मोशन ऑफ अ बट upper part of a body tend to stay its initial position of rest। इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है? जब कोई बस जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और जैसे ही बस अचानक स्टार्ट करके आगे लेके जाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? हमारे जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ आगे मूव करता है, लेकिन अपर पार्ट वो किस में रहना चाह रहा है? रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बैकवर्ड जर्क महसूस करते हैं, मतलब बैकवर्ड झटका थोड़ा सा महसूस करता है, जो किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया की वजह से ही हो रहा है। इसी तरह on the other hand, when you stop pedaling your bicycle, it doesn't stop once. The bicycle continues move. However, the road friction and air resistance act against its motion and bring to rest after some time। मतलब इसमें क्या होता है? जब आप कोई बाइसाइकिल पर पेडलिंग कर रहे हैं, मतलब उस बाइसाइकिल को चला रहे हैं, वो जब आपने क्या कर दिया? उसको स्टॉप करने के लिए ब्रेक लगाया, लेकिन मतलब वो क्या चाहता है? इतनी आसानी से नहीं रुकता, लेकिन उसमें क्या है? सबसे पहले एयर फ्रिक्शन, उसमें मतलब एयर फ्रिक्शन, रोड फ्रिक्शन, ये सारे क्या करें? उसके मोशन को अगेंस्ट करें और आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा? मतलब थोड़ी देर चलेगा फिर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये भी क्या है? एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर साइकिल मोशन में था वो हमेशा चाह रहा है कि वो किस तरह है? मोशन में रहे। लेकिन हमें रियल लाइफ में ये ऑब्जर्व नहीं होता। फर्ज करें अगर आप किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो हमेशा मोशन में नहीं रहते, मतलब वो थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर चलेगा फिर क्या होगा? रेस्ट में आ जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एयर फ्रिक्शन होते हैं और यहाँ पे ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटी भी होती है। ये सारे क्या करे? उसको मतलब मोशन करने से रेजिस्ट करे, जिसकी वजह से वो क्या आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है। अगर आप किसी इसी बॉल को अगर आप खला में फेंक दें, मतलब मोशन में लाए, तो वो हमेशा किस रहेगा? मोशन में रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एयर फ्रिक्शन और ना ही ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल कोई फ्रिक्शन मतलब वहाँ पे नहीं होगा। इस वजह से वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। इस वजह से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को रियल लाइफ में कम से कम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो हमें किस बारे में बता रहा है? इनर्शिया के बारे में बता रहा है। इस वजह से हम इसको हम क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखना है। बात है सेकंड लॉ ऑफ अ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ अ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अ फोर्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। मतलब जब किसी बॉडी पर क्या कर लगे? कोई नेट फोर्स लगे, तो उसमें क्या होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था।
और वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जितना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना उसमें डायरेक्ट ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अ बॉडी। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मकसद है, मतलब जितना मास ज्यादा होगा उतना उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब जितना फोर्स ज्यादा होगा तो उतना एक्सेलरेशन ज्यादा था, लेकिन जितना मास ज्यादा होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगी। मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, सेकंड लॉ क्या है स्टेटमेंट। उसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। मतलब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें रिलेशन बताता है बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, ये हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो उसका हमने के कहा ए इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई एम। तो एम को राइट लेफ्ट साइड पे लेके गए तो मल्टीप्लाई हो गए एम ए, और एक साइड पे के एफ बच गया। क्योंकि एसआई यूनिट में हम के की वैल्यू को क्या लेते हैं, वन लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वन डाल दिया, एफ वन जा दोबारा क्या होगा एफ, और यहाँ पे एम है। तो यहाँ पे ये हमारे ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया, और ये हमें क्या बता रहा है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में रिलेशन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मॉस क्या है, कांस्टेंट है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिल